सिलसिले के अनुयायी थे। अगला पॉइंट लिखेंगे, भारत में इसका प्रचार, भारत में इसका प्रचार, भारत में इसका प्रचार मक-इम जिलानी, मक-इम जिलानी ने किया। भारत में इसका प्रचार मक-इम जिलानी ने किया, अंडरलाइन कर लेंगे इसके नीचे। और इसके बाद में अंतिम संप्रदाय था जो, वो छठा जो था नक्शबंदी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक थे ख्वाजा बाकी बिल्लाह। ख्वाजा बाकी बिल्लाह। पॉइंट में लिखना है, सर्वाधिक कट्टर सिलसिला माना जाता है, सर्वाधिक कट्टर सिलसिला, सर्वाधिक कट्टर सिलसिला माना जाता है, सर्वाधिक कट्टर सिलसिला माना जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, कश्मीर में इसका मुख्य केंद्र था, कश्मीर में इसका मुख्य केंद्र था, कश्मीर में इसका मुख्य केंद्र था। औरंगजेब, औरंगजेब इसी सिलसिले से संबंधित था, औरंगजेब इसी सिलसिले से संबंधित था। संगीत और नृत्य का विरोधी था, संगीत और नृत्य का विरोधी था। तो ये रहा सूफी संप्रदाय जो था। 6 जो आपका नक्शबंदी संप्रदाय था, अंतिम संप्रदाय था, इसके जो संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे, ठीक है, सत्तारिया के शेख अब्दुल्लाह थे। तो इसके बाद में आपका सूफी संप्रदाय खत्म हो जाता है। हाँ? अरे ठीक है। चलो किसी से, किसी की कॉपी की फोटो खींच के मंगवा लेना, उससे लिख लेना, ठीक है, जिसका नहीं लिख पा रहा है। अब देखिए, नई हेडिंग रहेगी मुगल वंश। मुगल वंश जो 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक चला। 1527 से लेकर 26 है, सॉरी गलत लिख गया है, 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक चला है। 1707 ईस्वी तक मुगल वंश चला है। लेकिन इसके बाद भी 1707 से लेकर के 1707 से लेकर के 1857 तक चला है, 1857 तक चला है। ये हमारा 1526 से लेकर 1707 के बीच का जो था वो वास्तविक मुगल काल था। ये जो 1526 से लेकर के 1707 तक हमारा वास्तविक मुगल काल था,
लेकिन जो 1707 से लेकर के 1857 तक चला है, ये उत्तर मुगल काल चला है। इसका नाम दिया गया है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल के रूप में जाना गया है इसे, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद बहादुर शाह जफर 1707 में जो है शासन पे आ जाता है, इसलिए इस काल को उत्तर मुगल काल कहा गया है। अब देखिए, हम मुगल काल का परिचय, मुगल काल का परिचय, ये तुर्क के चगताई शाखा से प्रसिद्ध था। तुर्क के चगताई शाखा से, शाखा से प्रसिद्ध था। इसका परिचय है, तुर्क के चगताई शाखा से प्रसिद्ध था। मुगल जो था, दो वंश थे मुगल में। मुगल में कितने वंश थे? दो वंश थे। वो दो वंश थे, एक था आपका मंगोल वंश और प्लस तुर्क वंश। तुर्क वंश, दो वंश थे, जिसका नाम, एक वंश था मंगोल वंश और एक था तुर्क वंश। मुगल का शाब्दिक अर्थ जो था, मुगल का शाब्दिक अर्थ, अच्छा सर, आर्मी वाले तो बहुत पीछे हैं। कैसे आर्मी वाले पीछे हैं? ये किसने कह दिया आर्मी के पीछे हैं? कहां, जहां पे छोड़ा था वहीं से लिया है, समझ रहे? ऋषि सक्सेना पीछे नहीं है। जहां पे 5 बजे वाली क्लास छोड़ी थी और इसी जगह पे दोपहर वाली भी क्लास इसी जगह पे छोड़ी थी, वहीं से उठाइए, पीछे नहीं है। या तो आपने क्लास ली नहीं है इसलिए आप पीछे हैं, या किसी की कॉपी से सहायता करिए और उससे लीजिए और उसके माध्यम से उसे पूरा करिए। ठीक है, क्लास जहां पे छोड़ी थी वहीं से चला रहा हूं। ठीक है, पीछे नहीं है। अच्छा, मुगल का शाब्दिक अर्थ जो था वो था बहादुर। क्या था? बहादुर था मुगल का शाब्दिक अर्थ। तो मुगल वंश जो है, ये दो वंश से मिलकर बना, मंगोल और तुर्क से, मंगोल और तुर्क से, और इसका शाब्दिक अर्थ जो था वो था बहादुर। अच्छा, इस मुगल वंश के संस्थापक, मुगल वंश के संस्थापक, बताएगा कोई आंसर? बाबर। बाबर का जन्म लिख दिया, अच्छा ठीक, हाँ बाबर ही हैं। बाबर, बिल्कुल। इनका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। यानी कि मुगल वंश की स्थापना जो थी वो बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी। और बाबर जो था, उसके पिता का नाम, उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा था, जो तैमूर वंश के वंशज थे। तैमूर वंश के वंशज थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर के पिता का नाम क्या था, तो उमर शेख मिर्जा, जो किस वंश से संबंधित थे? तैमूर वंश के वंशज थे। जबकि इनकी माता का नाम जो था वो कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम इनकी माता का नाम था, जो मंगोल वंशज की थी, जो मंगोल वंशज की थी।
यहां तक समझ में आया? यानी कि जो हमारे संस्थापक बाबर थे मुगल वंश के, उनके पिता जो थे उमर शेख मिर्जा थे। पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा थे। जबकि माता थी उनकी कुतलुग निगार खानम थी। यानी दोनों माता और पिता के वंशजों में मतभेद था। एक था मंगोल वंशज के और एक था तैमूर वंशज के। लेकिन बाबर जो था ज्यादा वरीयता मंगोल वंशज को देता था। किस वंशज को देता था? मंगोल वंशज को देता था। बाबर का जो जन्म था, बाबर का जो जन्म था वह 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर का जो जन्म था वो 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। इसके बाद क्या होता है ये नोट कर ले लें इसकी स्क्रीनशॉट। राजस्थान में ले लिया, चलो अच्छा। आगे देखो, आगे देखो इसके बाद क्या होता है। 1494 में 1494 ईस्वी में पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद 12 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की आयु में वह फरगना का शासक बना है। वह फरगना का शासक बना है। बहुत ही कम उम्र में जो है इसे फरगना का शासक बना दिया जाता है, जब उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। 12 वर्ष की थी, यानी 8 जून 1494 को बाबर जो है फरगना का शासक बना दिया गया है। बिल्कुल सही है, प्रगति को सही आंसर है। 8 जून 1494 को इसे शासक बना दिया गया है। अब हेडिंग रहेगी आपकी, बाबर के प्रारंभिक संघर्ष कौन कौन से थे। बाबर के कुछ प्रारंभिक संघर्ष थे। बाबर के कुछ प्रारंभिक संघर्ष जो थे उन्हें देखना है। पहला संघर्ष जो था उसका, पहला संघर्ष जो था 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया। 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया, जिसमें असफल रहा। जिसमें असफल रहा, यानी कि जैसे ही पिता की मृत्यु हुई और उसने पहला आक्रमण समरकंद पर कर दिया, पहला आक्रमण समरकंद पर कर दिया, लेकिन उसमें क्या हुआ? असफल रहा, जीत नहीं पाया। इसके बाद फिर से इसने क्या किया? 1497 में 1497 में इसने समरकंद को जीता। समरकंद को जीता और 100 दिन केवल शासक बना। केवल 100 दिन के लिए, केवल 100 दिन के लिए शासक बना। यानी पहला जब इसने प्रारंभिक आक्रमण किया 94 में, तो इसका आक्रमण असफल हो गया, लेकिन हार नहीं माना। 1497 में फिर समरकंद पे ही इसने आक्रमण किया
और जब समरकंद पे फिर आक्रमण किया, लेकिन इस बार जीत तो गया, लेकिन 100 दिन ही शासन कर पाया। इसके बाद इसे फिर से जो है वह शासन छुड़ा लिया गया और दोबारा इसे वहां से भगा दिया गया। लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी और अब इसने क्या किया, 1501 में फिर इसने 1501 में पुनः आक्रमण किया। पुनः आक्रमण किया और जीत भी गया, जीत गया, लेकिन इस बार केवल 8 माह के लिए शासन पे रहा, केवल 8 माह के लिए शासन पे रहा। यानी जब इसने तीसरी बार समरकंद पर आक्रमण किया तो जीत तो गया, लेकिन फिर 8 माह के बाद इसे फिर से वहां से भगा दिया गया। लेकिन जब ये 2 बार, तो इसने इसके बाद में समरकंद को छोड़ करके सोच लिया कि यहां से अब लगातार लंबा शासन नहीं चल रहा है, तो इसने क्या किया, दूसरी बार फिर अगली बार 1504 में 1504 में काबुल और गजनी पर, काबुल और गजनी पर आक्रमण किया, गजनी पर आक्रमण किया और जीत भी गया। छोटे पर से ही लड़ने की आदत थी इसकी, समझ रहे, इसलिए जो था ये ज्यादातर युद्ध जीत जा रहा था, पर लेकिन लंबा टिक नहीं पा रहा था, लंबा टिक नहीं पा रहा था, लेकिन जीत रहा था। इसके बाद क्या हुआ, 1507 में 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण की। इसने क्या किया, 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, और यह पहला मुगल शासक था बादशाह की उपाधि धारण करने वाला। यह पहला मुगल शासक था बादशाह की उपाधि धारण करने वाला। क्वेश्चन यहां पे बनता है कि बादशाह जो पहला मुगल शासक कौन था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की, तो वह पहला शासक जो था वो बाबर ही था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बात समझ में आ रही है। इसके बाद में क्या हुआ, 1511 ईस्वी में उसने पुनः 1511 ईस्वी में इसने पुनः समरकंद पर फिर आक्रमण किया। समरकंद पर समरकंद पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। फिर से 1512 में इसे खो दिया। 1512 में फिर से इसे खो दिया। तो कहने का मतलब है कि 1511 में इसने जब समरकंद पे एक बार फिर से आक्रमण किया, लेकिन जब एक बार फिर से ये असफल हो जाता है, जब ये लगातार असफल हो जाता है मध्य एशिया और समरकंद में असफलता जब इसे मिल रही है, तो इसके बाद इसने क्या किया, इस क्षेत्र को छोड़ करके अब इसने भारत की ओर कदम बढ़ाए हैं। तो ये जान गया कि समरकंद में जो था लगातार युद्ध तो जीत रहे थे, लेकिन लगातार उसको क्या होता था, थोड़े समय के बाद दोबारा से वहां से
भागना पड़ रहा था। इसलिए जो था, अब बाबर को यह बात समझ में आ गई कि हमारा इधर पेश जाएगा नहीं, इधर के शासक जो हैं ज्यादा मजबूत हैं। अब उसने क्या किया, अपना रास्ता ही बदल दिया और अब उसने क्या किया, भारत पर आक्रमण करने की सोच ली। क्या किया, भारत पर आक्रमण करने की सोच ली। तो हेडिंग डाल लेंगे कि बाबर का भारत पर जो आक्रमण हुए हैं वह किस प्रकार चले हैं। उसने क्या किया, भारत के सीमा क्षेत्रों में, अच्छा 1526 में, यह भारत के मध्य आकर के उसने 1526 में पहला आक्रमण किया है। लेकिन 1519 ईस्वी में सीमा क्षेत्र, सीमा क्षेत्र बाजौर और भेरा, बाजौर और भेरा को जीता। यानी कि भारत पर पहला आक्रमण जब किया था 1519 में, सीमा क्षेत्र बाजौर और भेरा, इसको उसने जीत लिया। इसके बाद में 1519 में ही पेशावर को भी जीता। 1519 में पेशावर को भी जीता। 1519 में पेशावर को जीता। इसके बाद में तीसरा युद्ध जब किया उसने 1520 में, 1520 में बाजौर और भेरा के साथ साथ, बाजौर और भेरा के साथ पंजाब, पंजाब के सियालकोट तक, पहला युद्ध 1519 में बाजौर और भेरा को जीता, 1519 में ही पेशावर को भी जीत लिया। फिर 1520 में बाजौर भेरा के साथ साथ में पंजाब के सियालकोट तक पहुंच गया। इसके बाद में 1524 में, 1524 में इसने लाहौर सहित, 1524 में लाहौर सहित लगभग लगभग पंजाब के अधिकांश भाग, पंजाब के अधिकांश भाग, अधिकांश भाग को जीत लिया। जिस तरह से पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहे हैं, आपको पॉइंट पॉइंट ही याद भी करना है। तो 1524 में इसने लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भाग को जीत लिया था। इसके बाद जब यह भारत के सीमा क्षेत्रों को जीतने के बाद अब उसका मनोबल इतना बढ़ जाता है कि अब वह भारत के धीरे धीरे मध्य में आने की कोशिश करने लगा और आ जाता है। इसके बाद वह पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल, डेट से याद करना होगा, 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। अब इसमें क्वेश्चन कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि भारत में बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध कौन सी लड़ाई थी, कौन सी लड़ाई थी। तो यह पानीपत का जो प्रथम युद्ध था बाबर का भारत में पांचवी लड़ाई थी, पांचवी लड़ाई थी।
चार जो लड़ाइयां थी भारत के सीमा क्षेत्रों पर, वो पहले ही ये चार 1519, 1519, 20 और 24 में लड़के आया था। जब यहां से उसका मनोबल इतना बढ़ चुका था कि जब उसने लगातार ये चार युद्ध जीत लिए थे, तब उसने सोच लिया कि अब हम भारत के मध्य में भी कब्जा कर सकते हैं, और उसने पानीपत का प्रथम युद्ध जो था 21 अप्रैल 1526 में लड़ा और मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। तो यहां तक अगला पॉइंट लिखेंगे, बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाता है किन के बीच लड़ा गया, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बताया था लोधी वंश का अंतिम शासक और युद्ध के दरमियान मारा जाने वाला कौन शासक था, तो वह इब्राहिम लोदी ही था। इब्राहिम लोदी ही था। बता रखा था हमने पहले जब लोधी वंश पढ़ाया था, तब भी बताया था कि इब्राहिम लोधी जो था वो युद्ध के दरमियान ही मारा गया था। तो युद्ध के दरमियान मारा जाने वाला जो पहला दिल्ली सल्तनत जो था वो इब्राहिम लोधी ही था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया। एक क्वेश्चन बन सकता है कि बाबर का भारत पर यह कौन सा आक्रमण नंबर था, तो ये चार आक्रमण आपके ऊपर थे जो सीमा क्षेत्रों में किए थे, और ये पांचवा आक्रमण था उसका पानीपत का प्रथम युद्ध जो था। अब इसमें पानीपत के प्रथम युद्ध के कुछ फैक्ट हैं, जो पॉइंट हैं उन्हें भी आप नोट करेंगे। पानीपत के जो प्रथम युद्ध है में कुछ ऐसे फैक्ट हैं उन्हें भी जानना होगा। वो कौन से हैं? पहला है, प्रथम बार तोपखाना का प्रयोग किया गया। प्रथम बार तोपखाना का प्रयोग किया गया। प्रथम बार तोपखाना का प्रयोग किया गया। प्रथम बार तोपखाना का प्रयोग किया गया किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार तोप का प्रयोग किस शासक द्वारा किया गया, तो वो बाबर थे। बाबर ने पहला तोपखाना का प्रयोग जो किया था वो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। क्वेश्चन कई तरीके से घुमा सकता है। यह पूछ सकता है तोप का सबसे पहले किस युद्ध में प्रयोग किया गया या किस शासक ने किया। ठीक है, तो हमें याद होना चाहिए कि पानीपत के युद्ध में और बाबर ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखो। इसके बाद में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। तुगलमा युद्ध नीति का तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया, जिसको कहते हैं उजबेग से ग्रहित। यानी तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किस शासक ने किया, तो वो थे बाबर थे। तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग जो है बाबर ने किया। इसका अर्थ उजबेक से ग्रहित, यानी कि इसका प्रयोग किसने किया है? बाबर ने किया। यहां तक नोट कर लिया है? यहां तक नोट कर लिया है? ठीक, अगर यहां तक नोट हो गया है तो आगे बढ़े। इसके बाद अगला पॉइंट है, तोप सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया। उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया। तो तोप सजाने में किस विधि का प्रयोग किया गया?
उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया। अच्छा, कोई आंसर बताएगा, तोप का संचालन कौन करता था? तोप का संचालन कौन करता था? हुमायूं करता था। वाह भाई वाह, मेरे ऑफलाइन वाले अच्छे आंसर दे रहे हैं। उस्मानी, उस्मानी। देख लो, गूगल पर सर्च कर लो तब तक। बिल्कुल सही, उस्ताद अली। तोप का संचालन जो करता था, लिखेंगे इधर, तोप का संचालन, तोप का संचालन जो था उस्ताद अली करते थे। उस्ताद अली जो थे वो तोप का संचालन करते थे। और बंदूकधारियों का नेतृत्व कौन करता था, कौन बताएगा? बंदूकधारियों का नेतृत्व, बंदूकधारियों का नेतृत्व कौन करता था? कौन बताएगा इसका आंसर? मुस्तफा। बारे प्रदीप, बिल्कुल सही है, मुस्तफा। मुस्तफा जो थे वह बिल्कुल सही है। मुस्तफा जो थे बंदूकधारियों का नेतृत्व कर रहे थे और तोप का संचालन उस्ताद अली कर रहे थे। तो बाबर के बारे में जानकारी करना बहुत जरूरी है कि बाबर जो था, इसने पानीपत का प्रथम युद्ध, परीक्षाओं में अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन में डेट सहित कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का ये 5वां युद्ध था बाबर का। ये किसके बीच लड़ा गया? ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी के बीच और बाबर के बीच। क्या है, कोई दिक्कत? तो ये जो था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जबकि इब्राहिम लोदी जो था वह युद्ध में मारा जाने वाला पहला शासक था। कैसा था? पहला शासक था। और इसी युद्ध में बाबर ने सबसे पहले तोपखाना का प्रयोग किया गया, तुगलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया और इसके बाद तोप सजाने में एक विधि बनाई गई, उसका नाम था उस्मानी विधि। हटा दें इसे, यहां तक नोट कर लिया? नोट करते रहेंगे, कॉपी पर लिख लेंगे, जैसे ही क्लास खुलेंगी, ऑफलाइन आप आएंगे, याद एकदम हो जाएगा। फिर आपको लिखाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, सिर्फ याद कराने की जरूरत रह जाएगी। अब बाकी जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं उनके लिए ये जो है घाटा है। अगला पॉइंट लिखेंगे, बाबर ने 1526 में स्वयं बादशाह घोषित कर लिया। स्वयं बादशाह घोषित कर लिया। स्वयं बादशाह घोषित कर लिया और मुगल वंश की स्थापना कर दी। और मुगल वंश की स्थापना कर दी। मुगल वंश की स्थापना कर दी। यानी बाबर ने 1526 में जैसे ही पानीपत का युद्ध को जीता है, तुरंत वो स्वयं को बादशाह कहने लगा और इसके बाद मुगल वंश की स्थापना कर दी गई। आगे है अगले पॉइंट में, युद्ध के पश्चात बाबर की उदारता के कारण, बाबर की उदारता के कारण बाबर की उदारता के कारण लोगों ने इसे, बिल्कुल सही है, कलंदर कहा, बिल्कुल सही है एसडी, लोगों ने इसे कलंदर की उपाधि दी। लोगों ने इसे कलंदर की उपाधि दी। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया परीक्षाओं में है कि कलंदर की उपाधि किसे दी गई, यानी कलंदर किसे कहा जाता है। ठीक है,
तो कलंदर जो था वो बाबर को कहा जाता है। कलंदर किसे कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। समझ गए? आगे देखिए, इसके बाद में पानीपत के युद्ध के बाद में बाबर ने क्या किया? दूसरा युद्ध लड़ा। दूसरा युद्ध लड़ा, और इस दूसरा युद्ध जो था उसका नाम था खानवा का युद्ध। दूसरा युद्ध जो था उसका नाम था खानवा का युद्ध। बाबर का जो है दूसरा युद्ध जो था वो खानवा का युद्ध। ये दोनों बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। 17 मार्च 1527, दीक्षा काजल आयुषी, उपेक्षा प्रगति, आकांक्षा प्रदीप, बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध जो था वो 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। कहीं कहीं पे इसका 16 मार्च भी डेट दे दिया गया है, कहीं कहीं इसका 16 मार्च भी दे दिया गया है कुछ किताबों में। ये 17 मार्च 1527 में लड़ा गया। ये बाबर ने, देख रहा हूं कमेंट भी देख रहे, चिंता काय तुम करे। हमने देख लिया उसमें जो आंसर आए हैं, राणा सांगा और बाबर। काहे आप चिंता कर रहे हैं? ठीक, अरे सब देख लिया, तुम्हारा भी देख लिया। तुमने क्या लिखा? अच्छा, ऐसे लिखोगे मोबाइल नंबर की तरह। चलो कोई बात नहीं। बाबर ने राजपूत राणा सांगा, राजपूत राणा सांगा को पराजित किया। तो खानवा के युद्ध जो था 17 मार्च 1527 के दरमियान हुआ, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। और यह भी युद्ध बाबर ने ही जीता है। यह भी युद्ध बाबर ने ही जीता था। इसमें कुछ फैक्ट हैं इसके भी। बाबर ने युद्ध के लिए एक नारा दिया था, उस नारे का नाम कौन बताएगा? जिहाद, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बाबर ने युद्ध के लिए, बाबर ने युद्ध के लिए जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा दिया। इसका अर्थ क्या था? जिहाद शब्द का अर्थ क्या था? बताएगा कोई? अच्छा, गाजी की उपाधि, बिल्कुल सही है। गाजी की उपाधि भी मिली है, बिल्कुल सही है। लेकिन जिहाद का क्या अर्थ है? जिहाद की का अर्थ मृत्यु। हसाना। ऑफलाइन तो बोल ले करो ना, तो क्या दिक्कत है कमेंट कर रहे हैं? सीधे बोल ही दिया करो। हैं? इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध। इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध। इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध जिहाद का अर्थ था। आगे देखो, युद्ध के पश्चात, युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि हासिल की। गाजी की उपाधि हासिल की। गाजी की उपाधि हासिल की। गाजी का अर्थ कौन बताएगा? गाजी का अर्थ, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता है। काफिरों को मारने वाला। काफिरों को मारने वाला।
तो देखिए यहां पर आपको वन लाइन आपको बनाना होगा कि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया गया। जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया गया? तो खानवा के युद्ध में। बाबर को गाजी की उपाधि किस युद्ध के दरमियान मिली? खानवा के युद्ध में मिली। और खानवा के ही युद्ध से ही बाबर जो था वो स्थायी हुआ था। किस युद्ध से स्थायी हुआ था? खानवा के युद्ध से ही बाबर जो था वो स्थायी हुआ था। बात समझ में आई? आगे देखो, इसके बाद में आ जाता है, खानवा के युद्ध के बाद में चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो था वह कौन बता? अच्छा ठीक है, 29 जनवरी, ठीक है, 1528। 29 जनवरी 1528 में हुआ था। 29 जनवरी 1528 में हुआ था। कहा तो यह जाता है, याद तो इसको करने का तरीका है कि बाबर ने पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चल दिया, फिर घर पहुंच गया और फिर मृत्यु हो गई। ठीक है, 1526, 27, 28, 29, 30। इसका एक सीरियल है याद करने का बहुत अच्छा, कि बाबर ने पहले पानी पिया, पानी पीने के बाद खाना खाया, खाना खा के फिर चल दिया, जैसे चलेगा पहुंच गया, घर पे पहुंच गया, और फिर जब घर पहुंच जाएगा तो मर गया। तो यहां पर 1530 में वो मर जाता है। और घर जब पहुंचा तो घाघरा का युद्ध 1529 में हो जाता है, जब चल दिया या चाय पी ली। कभी कभी यहां पे यह भी हो जाता, खाना खाया और फिर खाने के बाद कुछ लोग चाय भी पीते हैं, समझ गए? कुछ लोगों की आदत होती है कि खाना खाएंगे और फिर शाम को उसको एक चाय भी चाहिए। तो खाना खाया फिर चाय पी, तो चाय का मतलब चंदेरी का युद्ध। अब चंदेरी, अब यानी चाय पी रहे हैं बाबर 29 जनवरी 1528 में। 29 जनवरी 1528 में यह युद्ध जो था चंदेरी का युद्ध, देखिए ये युद्ध जो था, युद्ध में बाबर ने राजपूत सरदार, बिल्कुल सही है, मेंदनी राय, बिल्कुल सही है, राजपूत सरदार मेदनी राय को पराजित किया। यहां पर क्वेश्चन यही आता है कि चंदेरी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो बाबर और मेंदनी राय के बीच लड़ा गया। बाबर और मेंदनी राय के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में भी जिहाद का ही नारा दिया गया। इस युद्ध में भी, इस युद्ध में भी जिहाद का नारा दिया गया। जिहाद का नारा दिया गया। इस युद्ध में भी जिहाद का नारा दिया गया। तो यहां तक क्लियर हो जाता है, चंदेरी के युद्ध तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद में अब आ जाता है घाघरा का युद्ध। सर विशाल सर की आईडी 39 नहीं 29 है, कोई बात नहीं। हाँ विशाल सर की आईडी दे देंगे, परेशान नहीं हो। जब क्लास चालू कराएंगे तो हम आपको ग्रुप के माध्यम से सूचना देंगे, परेशान नहीं होइए। अभी वो यहाँ है नहीं, ठीक है, मिलेगी क्लास, चिंता मत करें। आर्मी वाले बहुत परेशान हैं विशाल सर की वजह से, हैं?
चलो अच्छा देखिए, इसके बाद क्या आज जो है बाबर का बिल्कुल अंतिम होना चाहिए। बाबर तक आज जो है बाबर की मृत्यु करानी है। भले आज टाइम हो गया है कोई बात नहीं, पर लेकिन जो है क्लास चलेगी 15-20 मिनट और ऊपर जाने दीजिए आज, ठीक है। कोई मैसेज नहीं किया है, ठीक है। तो आज क्लास थोड़ा लेट चलेगी, मतलब आज पूरा कराना है, इसको खत्म करा के ही क्लास खत्म करना है। इसके बाद कल जो है आपके अनुच्छेद की क्लास होगी, पता है, ठीक है। 2-2 दिन क्लास होगी, अब 2 दिन पॉलिटी 2 दिन हिस्ट्री, 2 दिन पॉलिटी 2 दिन हिस्ट्री, समझ गए। हाँ, तो अब आगे है आपका घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। अब घाघरा का युद्ध जो था वो मैं डेट सहित कोई बताएगा, रियल डेट के साथ। हाँ बिल्कुल सही है, 6 मई, 6 मई 1529 को, 1529 को घाघरा का युद्ध होता है। और ये घाघरा का युद्ध जो था वो किसके साथ हुआ बताएगा कोई, किसके साथ हुआ। एक साइड तो बाबर है अकेला, अफगानों के साथ। अच्छा, अफगानों के साथ हुआ, बिल्कुल सही है, अफगानों के, बिल्कुल नाजरीन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही, प्रगति कुशवाहा लेके आई, बिल्कुल सही आंसर। मोहम्मद लोधी, मोहम्मद लोधी जो कि इब्राहिम लोधी का भाई था, जो इब्राहिम लोधी का भाई था, यानी अपने भाई का बदला लेने के लिए भाई मैदान में आता है और खुद भी हार जाता है, यानी कि समझ रहे ना। यानी बाबर, बाबर ने अफगान शासक, बाबर ने अफगान शासक महमूद लोधी, महमूद लोधी को पराजित किया, पराजित किया। और यह बाबर का अंतिम युद्ध भी था, और बाबर का यह अंतिम युद्ध भी था। यह बाबर का अंतिम युद्ध भी था, यानी कि बाबर ने जो था घाघरा का जो युद्ध घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया, यह युद्ध जो था मोहम्मद महमूद लोधी के साथ में हुआ। और ये महमूद लोधी जो था ये इब्राहिम लोधी का भाई था, इब्राहिम लोधी का भाई था महमूद लोधी, ठीक है। इसके साथ यह युद्ध लड़ा गया, और घाघरा का युद्ध ही बाबर का अंतिम युद्ध भी था, घाघरा का युद्ध ही बाबर का अंतिम युद्ध भी था। ये क्वेश्चन बनाया जाता है, पूछा जाता है परीक्षाओं में कि बाबर द्वारा अंतिम युद्ध कौन सा युद्ध लड़ा गया। ऑप्शन में दे दिया जाएगा चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो आपको पता होना चाहिए घाघरा का जो युद्ध था वो अंतिम युद्ध था बाबर का। आगे देखना है, इसके बाद क्या होता है। 26 दिसंबर, 26 दिसंबर 1530 में, बिल्कुल सही है अंशिका शुक्ला, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। यानी कि जैसे ही घर पहुंच गया, अब 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, एस डी यादव 48 वर्ष का था, ठीक है। अब जब 26 दिसंबर 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो अब इसको क्या किया गया, इसके शव को कहां दफनाया गया, इसके शव को कहां दफनाया, आगरा का आरामबाग में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसके शव को, इसके शव को आगरा के आराम बाग में, आगरा के आराम बाग में, तथा उसे, तथा बाद में उसे
तथा बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। काबुल में दफनाया गया। क्योंकि इसको जब इसका शव जो था आगरा के आराम बाग में, फिर बाद में वहां से उठाकर के काबुल में इसलिए ले जाया गया था, इसका एक कारण था कि बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, आत्मकथा जो थी उसकी, है ना, उसने उसमें लिख दिया था बाबरनामा में लिख के रख दिया था आत्मकथा में कि हमारे शव को जो है काबुल में दफनाया जाए। इसलिए बाद में वहां से आराम बाग से उठा करके उसे काबुल में दफनाया गया था। बात समझ में आई? कुछ लोगों ने तो यह बताया है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 में, तो कुछ लोग बता रहे थे कि इन्हें नशा पत्ती जो शराब वगैरह था इसलिए हुआ। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह था कि इब्राहिम लोधी की माता ने इन्हें खीर में जहर दे दिया था, उसके साथ ही इनकी मृत्यु हुई थी। कई इनकी मृत्युओं में मतभेद है, समझ गए, मृत्यु में मतभेद है। कुछ लोगों ने अपने अपने अलग अलग विचार दिए, तो खैर उससे इतना मतलब नहीं रखना है आपको। लेकिन ये जानते हैं कि इनकी मृत्यु आपको याद रखनी है कि 1530 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें जो है दफनाया कहां गया? काबुल में, और पहले आराम बाग में दफनाया गया। अच्छा, कुछ लोग भांग धतूरा, बिल्कुल हाँ, ये तो मतभेद है, इसका कोई कंफर्म आंसर नहीं है कि कैसे इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है, अब देखो याद तुम्हें कैसे करना है इनके सारे युद्ध याद इनके करने के लिए आपको एक हम ट्रिक दे रहे हैं। इसको इस तरह से ही दिमाग में याद कर लें कि बाबर ने क्या किया था। बाबर ने पहले पानी पिया। कब पिया? 1526 में। 1526 में पानी पिया। इसके बाद में खाना खाया 1527 में। खाना खाने के बाद चल दिया या चाय पी ली 1528 में। और फिर इसके बाद घर पहुंच गया 1529 में। 1529 में घर पहुंच गया और इसके बाद में मर गया 1530 में। 1530 में। तो कितना अच्छा है तरीका बाबर। और यहां भी एक पॉइंट याद कर लो कि सभी युद्ध उसने जीते हैं। जो ये 4 युद्ध किए हैं, 4 के चारों युद्ध जो हैं उसने जीते हैं। समझ गए? 4 के चारों युद्ध जो है उसने जीते हैं। इसके बाद में बाबर की आत्मकथा जो थी उसका क्या नाम था, बताएगा कोई? बाबर की आत्मकथा जो थी वो तुजुक ए बाबरी, जिसका नाम बाबरनामा था। बात समझ में आई? यानी कि इसकी जो बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जो थी, इसको क्या कहा जाता है? बाबरनामा भी कहा जाता है। इसी में उसने अपनी इच्छा जाहिर की थी। बाबरनामा में ही बाबर ने कि हमारी जो है हमें दफनाया जाए वो काबुल में दफनाया जाए। इसी बाबरनामा में ही उसने इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद ये जो बाबरी थी, बाबरनामा, बताएगा कोई किस भाषा में थी? बिल्कुल सही आंसर पहले ही आ चुका है, तुर्की में थी। बिल्कुल सही है, ये जो थी तुर्की भाषा में थी। तुर्की भाषा में थी बाबरनामा जो थी वो तुर्की भाषा में थी। इसके बाद में ये तो इसकी आत्मकथा थी। इसके बाद एक इसने किताब और लिखी थी, एक पुस्तक और लिखी थी जिसका नाम था रिसाल ए उसज। रिसाल ए उसज, जिसको कहते हैं खत ए बाबरी, जिसको कहते हैं खत ए बाबरी, रिसाल ए उसज, जिसको खत ए बाबरी भी कहते हैं। खत ए बाबरी भी कहते हैं।
2 पॉइंट और लिखना है केवल आपको। एक पॉइंट लिखना है, मुबैयान नामक पद शैली, मुबैयान नामक पद शैली की स्थापना की। मुबैयान नामक पद शैली की स्थापना किसने की? तो ये बाबर थे। इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना है, शाहरुख नामक सिक्का, शाहरुख नामक सिक्का बाबर ने चलाया, बाबर ने चलाया। कोई बताएगा शाहरुख नामक सिक्का जो बाबर ने चलाया था, ये किसका सिक्का बना था? ये सिक्का किसका था? तांबे का। नहीं, तो तांबे का नहीं, तांबे का नहीं है, गलत है आंसर। चांदी का सिक्का था, ये चांदी का सिक्का था। ये चांदी का सिक्का था। तो शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया? बाबर ने चलाया। मुबैयान नामक पद शैली की स्थापना किसने की? बाबर ने की। तो आज की क्लास का टाइम खत्म हो जाता है। कल आपसे फिर मिलेंगे अनुच्छेद के साथ 5 बजे। तब तक के लिए मेरा नमस्कार। लॉग आउट हो गई। अच्छा, एक थोड़ी सी सूचना है। नमस्ते, पहली हमारी सूचना सुनो, इसके बाद हम आपकी नमस्ते स्वीकार करेंगे। सर की जो आईडी है वो लॉग आउट हो गई है। एक बार सभी लोग दोबारा से ज्वाइन, आईडी नंबर बदल गया, आईडी नंबर वही है, एक बार दोबारा से सभी लोग फिर से उसे ज्वाइन कर लें। आईडी नंबर वही रहेगा, आईडी नंबर नहीं बदला है, 26 88 77 343। सर की, योगेश सर की आईडी जो है लॉग आउट हो गई है। इसको एक बार फिर से सभी लोग ज्वाइन कर लें। सभी लोग एक बार फिर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि कल सुबह की क्लास 8 बजे फिर से इसी पे चलेगी। सर की ही आईडी पे सुबह की क्लास 8 बजे की क्लास जो है, सही हो गई? ठीक, सही हो गई, सब लोग आ गए? ठीक है, ठीक है, सही हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। क्या कर रही हैं? अच्छा, आप मैथ वाले पे क्लिक करना है ना। सर की 2 आईडी 3 आईडी चल रही है, उस 3 में आपको मैथ वाली आईडी पे क्लिक करेंगे तब आपको सुबह मैथ की क्लास मिलेगी। देखिए, ये जो आपके सामने आ गया है फोन, और इसको और पास, ठीक है। यहां पे ये जो ऊपर में दिया गया है आपको मैथ वाली, ये गुरु कृपा कंपटीशन क्लास मैथ आईडी, इस पे आपको क्लिक करना है। बस आप जुड़ जाएंगे सुबह वाली क्लास में। अगर क्लासरूम नहीं आपका बना हुआ है तो एक क्लासरूम इनरोल क्लासरूम पे आपको जो ये नीला नीला दिखाई पड़ रहा है, इस पे क्लिक करके सर की एक बार और आईडी आपको डालनी होगी, आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई समस्या आ रही तो बताना। ठीक है, ठीक है, बंद करो, एंड करो क्लास।